हो सकता है मैं पहले ही उसको एड्रेस कर दूं। आ जाएं जी, शुरू करते हैं प्लीज फोकस के साथ। मैं जिससे पूछूंगा वो इस बात का जवाब देगा, बिल्कुल केयरफुली विजिलेंटली, बिल्कुल सुकून से सुनना मेरी बात को। मुझे सबसे पहले ये चीज बताओ कि अगर मैं कहूं कि डेट सिक्योरिटी को कितने तरीकों से रखने का अलाउड है? तीन। पहला, दूसरा, वेरी गुड, तीसरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। थ्री मॉडल्स आर अलाउड। हमें पता था कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है, हमें पता था कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब क्या है, हमें ये नहीं पता था कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है। हमने उस पर काम शुरू किया। अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब सिंपल जबान में मैंने आपको ये बताया था कि आपकी एडिशनल कॉस्ट अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। फिर हमने उसकी लॉजिक्स पे काम किया। मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं कोई प्रीमियम, बहुत सुकून से समझना, पे कर रहा हूं, अगर मैं कोई प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो जब मैंने प्रीमियम को पे किया तो क्या ये मेरे लिए एडिशनल कॉस्ट का बायस बनी? अच्छा, अगर एडिशनल कॉस्ट का बायस बनी तो मुझे एक बात बताओ, इसको मुझे करना है एक्सपेंस आउट। लेट से कितने सालों में? 3 सालों में। फिर मैंने आपसे एक और चीज पूछी, इसको एक्सपेंस आउट करने का तरीका क्या? स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, या आईआरआर के जरिए? अच्छा, फिर हमने ये सीखा था कि सामने वाला बंदा जो मुझे रेट प्रोवाइड करेगा उसको मैं क्या नाम देता था? ऑन रेट। लेट से दिस इज 10%। फिर मैं अगर एक बात कहूं यहीं पे ही कि अगर मैंने कोई प्रीमियम पे किया है, दिस विल रिड्यूस माय इनकम, दिस विल रिड्यूस माय इनकम। तो आप क्या ये मानते हैं कि अगर मैं फाइनेंशियल मॉडल में ये सारे कैश फ्लोज को पार करूं तो वो जो मुझे रेट बताएगा वो 10% ही बताएगा या उससे कम? अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जाने तुम बताओगे कि वो रेट कम आने की वजह क्या है? रेट कम क्यों आएगा? कॉस्ट की वजह से, एडिशनल कॉस्ट की वजह से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रेट आएगा उसको मैं नाम दूंगा आईआरआर का? आईआरआर का यहां पे मतलब ये है कि ये वो इनकम का रेट है जिसके अंदर एडिशनल कॉस्ट ऑलरेडी नेट हुई हुई है। अगर आप इसको यूज करके इनकम बुक करेंगे तो वो इनकम में दो चीजें आ रही होंगी, एक कूपन इनकम आ रही होगी और उसमें से लेस हो रहा होगा प्रीमियम। आप बुक कर रहे होंगे कौन सी इनकम? नेट इनकम। पहले बताओ ये बात समझ आई? यानी मैंने हर साल कुछ ना कुछ पोर्शन, देखिए मैं आपको सिंपल एक लॉजिक दे रहा हूं। आईआरआर का मतलब ये है कि आपने जो सामने वाले से एग्री किया वो इनकम तो बुक हो रही है, एडिशनली उसके अंदर एक चीज और बुक हो रही है, एक्सपेंस। किस चीज का एक्सपेंस? एडिशनल कॉस्ट का एक्सपेंस। कितने सालों में? तो वो कहता है इतनी लंबी नहीं करना, हर साल आप इनकम ही उतने से बुक करो जो नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो या प्रीमियम हो। पहले बताओ यहां तक कोई मसला? यहां तक क्लियर है? पक्की बात है। फिर हमने प्रूफ किया था ये ऑनलाइन, तो प्लीज साथ साथ बताएंगे आप सब भी। इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेट सिक्योरिटीज इज वेरी टेक्निकल। यहां तक कोई मसला नहीं है? पक्की बात है। आईआरआर का मुझे यूजेज समझ आ गया कि भाई आईआरआर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक असल इनकम, और ये कम किस वजह से हो रहा होता है? एडिशनल कॉस्ट की वजह से। तो ये मेरी नेट इनकम के लिए जो रेट होता है तो मैं बुक करता हूं तो यही आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब एक एक करके, बिल्कुल मैं सारे पहले पॉसिबिलिटीज देखूं फिर आपके सवाल ले लेता हूं मैं, सही है? अब एक एक करके मुझे एक बात बताओ, अब तुम लोग मुझे बताओगे। मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं फेस वैल्यू की। मैं बहुत ही डिटेल और क्लैरिटी में जा रहा हूं आज की क्लास में। इधर मैंने कहा लेट से मेरी फेस वैल्यू 100 है, मैं एक एक बॉन्ड की, एक एक डिबेंचर की बात कर रहा हूं। मैंने इसके ऊपर दिया प्रीमियम लेट से 5 का, फेयर वैल्यू कितनी हो गई? मैं कह रहा हूं ये केस 1 है, कितनी हो गई? 105। अच्छा, अब मैंने इसके बाद सर इसके ऊपर एक और चीज पे की, लेट से वो 2 रुपए की, ये कितना हो गया? अच्छा, अब यहां पे एनालिसिस करते हैं इसके। मुझे एक बात बताओ, ये पैसे मैंने थर्ड पार्टी को दिए,
सही लिखा है गलत लिखा है? थर्ड पार्टी कैसे? बैंक को दिए। ये पैसे मैंने किसको दिए? जिसमें से ये उसके नाम के पैसे हैं। रिटर्न किस पे मिलेगा? रिटर्न इस पे मिलेगा। तो हमने एक चीज रिवाइज कर रहे हैं, हम एक चीज रिवाइज कर रहे हैं आज की क्लास में कि रिटर्न विल बी प्रोवाइडेड ऑन फेस वैल्यू। कौन से रेट पे? कूपन रेट पे, जो कि उसने एग्री किया। वो कहता ही है कि भाई आप मुझे पैसे दे रहे हैं, भले ही पैसे ज्यादा दे रहे हैं, भले ही पैसे ज्यादा दे रहे हैं, पर मैं आपको रिटर्न फेस वैल्यू पे दूंगा, और उतना दूंगा जितना मैंने एग्री किया है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कूपन रेट। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई? कूपन रेट की कहानी हमने साइड में लगा दी। अब सोचने की बात है, सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं मेरी जेब से आउटफ्लो इतना है? मेरी जेब से आउटफ्लो इतना है। अब यहां पे एक माइंड मैप बनाते हैं। अगर मेरी जेब से आउटफ्लो डे 1 पे इतना है, इस आउटफ्लो के अंदर 3 चीजें थी: फेस वैल्यू, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आए जी और डिटेल में जाते हैं आज की क्लास में। क्या मुझे ये वापस मिलेगा? यस, ये वापस मिलेगा। और मुझे ये वापस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि 2 चीजें ऐसी हैं जो आज मेरी जेब से गई हैं और मुझे वापस, तो जो मुझे वापस नहीं मिलेंगी टेक्निकली वही मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है या एडिशनल एक्सपेंस है? एडिशनल एक्सपेंस है। तो हमने कंक्लूड किया था कि ये दोनों आईआरआर के अंदर क्या हुए हुए होंगे, इसकी वजह से मेरी इनकम क्या होगी, और वो जो आईआरआर से इनकम बुक करूंगा ये इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा। इस केस को अगर समझ आ गया तो साइड में लगा दूं पक्का। यानी 107 गए, वापस कितने मिलेंगे? 100। कितने नहीं मिलेंगे? 7। वो एक्सपेंस ऑफ देंगे। हमने बोला आईआरआर के जरिए। इस केस को साइड में लगा दिया। जितना पूछना उतना बताना। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें जी, हम केस 2 पे आते हैं। सारी चौरंगियां आज ही क्लियर कर देता हूँ। हालांकि मैंने कल रात से पता नहीं कितने वॉइस नोट, कितनी वीडियोस बना बना के भेजी हैं। आओ उसको अभी वापस से क्लियर करते हैं। इधर मैंने कहा हमारी फेस वैल्यू 100 की है। गेम वही किया हुआ हमने। प्रीमियम पैसे कितने दिए? 105। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? पैसे कितने गए? अच्छा, अब आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने। हमने कहा 107 मेरा आउटफ्लो है डे 1 पे। बहुत सुकून से समझना, दूसरा केस करवा रहा हूं, सुनिएगा। इसके कितने ब्रेकअप हैं फिर? 3। यही है? अच्छा, अब मैं इसके भी 2 ब्रेकअप बना रहा हूं। आप सुनो 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 बिल्कुल सुकून से। अब वो ये कह रहा है कि आज तुम मुझे 107 दो, मैं तुम्हें वापस 97 पे रिडीम करूंगा। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो आगे जिंदगी में कभी भी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। अब इसको केयरफुली समझ लो मेरे साथ। आज सारी चुरंगियां यहां क्लियर कर दूंगा आज। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट का मतलब यह है कि आखिर में जाके आप बीइंग एन इन्वेस्टर उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका नुकसान है। नहीं आई बात समझ? अगर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका, और आपको यहां से भी पता लग रहा है कि आपने आज अपनी जेब से 107 दिए थे, वापस कितने मिलेंगे? 97। तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में मेरा एडिशनल जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 10। अब कितनी चीजें अमोर्टाइज होंगी? सुकून से समझें। एक मेरी फेस वैल्यू में से 3 अमोर्टाइज होगा। एक मेरी फेस वैल्यू में से 3 अमोर्टाइज होगा। एक प्रीमियम अमोर्टाइज होगा जो मैंने पे किया है। और तीसरी चीज, तो सर क्या इस बात पे ईमान ले आए कि 3 चीजें अमोर्टाइज होंगी? अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल आया था कि सर इस 3 को हमने अकाउंट फॉर क्यों नहीं किया? क्या ये ऑलरेडी फेस वैल्यू में है? तुमने किया तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। यहां तक क्लियरिटी आ गई? यानी सर हमने एक चीज सीख ली अपने पास
हमने एक चीज सीख ली अपने पास कि जब भी रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होगा तो रिडेम्पशन एट डिस्काउंट की अकाउंटिंग में डे 1 पे नहीं करूंगा, वो आईआरआर के जरिए खुद ब खुद। आईआरआर मेरा पहले केस के मुकाबले में ज्यादा होगा या कम होगा? वापस से तुमसे सवाल पूछता हूँ, टेक्निकलिटीज के साथ जवाब दें, ऑनलाइन वालों और तुम सब भी। क्या मैं ये कह सकता हूँ दूसरे वाले केस का आईआरआर पहले वाले के मुकाबले में कैसे, किस वजह से कम होगा? डिस्काउंट की वजह से कम होगा। और ये डिस्काउंट आप डे 1 पे रिकॉर्ड करेंगे आखिर में या ओवर द पीरियड? और ओवर द पीरियड ये डिस्काउंट एक्सपेंस ऐसे रिकॉर्ड होगा कि आपकी 3 सालों की इनकम और कम हो जाएगी। क्या ये भी अमोर्टाइज हो जाएगा? एडिशनल आपको आगे कुछ करने की नीड नहीं है। इस केस में कोई मसला नहीं है तो मैं टिक लगा के आगे जाऊं। इस केस में, इसी केस में, इस केस का पूछ। अब सुनो सुनो, तो एक बच्चे का सवाल आया, वैलिड सवाल है कि सर उसने बोला कि मैंने बॉन्ड या डिबेंचर परचेज किए हैं, असलान जान ये भी सुकून से साथ साथ चलना है। अगर मैंने बॉन्ड या डिबेंचर परचेज किए हैं 5% प्रीमियम पे, तो वो 5% प्रीमियम फेस वैल्यू पे लगेगा, और जब डिस्काउंट की बात करोगे वो भी किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। यानी प्रीमियम या डिस्काउंट कंपेयर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। ये बात याद रहेगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू, सही है, चाहो तो लिख लो अपने पास, प्रीमियम या डिस्काउंट, प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा कंसिडर किया जाता है, लिखें अपने पास, प्रीमियम या डिस्काउंट, प्रीमियम या डिस्काउंट कंसिडर किया जाता है प्रीमियम या डिस्काउंट कंसिडर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। ये लिख लिया, प्रीमियम या डिस्काउंट कंसिडर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। और अब दूसरा पॉइंट लिख लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू पे लगती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू पे लगती है। अब इसकी लॉजिक भी है, एक बंदा बोलेगा तुम्हें बैंकर कि तुम्हें जितने पैसे में अरेंज करवा के दे रहा हूं तुम कमीशन उस पर दोगे ना, बिल्कुल सही। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू पे लगेगी जी। फिर डिस्काउंट भी है, प्रीमियम भी, समझा नहीं? अभी तुम्हारी बात समझ गया मैं, एक एक करके ना, ताकि एब्जॉर्ब कर सके। पहले बताओ यहां तक जो 2 बातें की हैं वो क्रिस्टल क्लियर है? सवाल ऐसा आ जाए तो हैंडल हो जाएगा, सही है। अब इसने सवाल किया राफे ने मुझसे कि सर इस सवाल में प्रीमियम भी है डिस्काउंट भी है, तो मैं अकाउंटिंग किससे करूं? देखो तुम्हें अकाउंटिंग करनी है डे 1 पे। अकाउंटिंग किस पे करनी है? अब मैं तुम सबसे सवाल पूछता हूं, बहुत ही क्लैरिटी रखो अपने दिमाग के अंदर। डे 1 पे तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है या तुम प्रीमियम पे खरीद रहे हो? प्रीमियम पे खरीद रहा हूं, तो डे 1 पे अकाउंटिंग होगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, वो डे 1 है। हमेशा अकाउंटिंग कौन से दिन पे हो रही है? जो रिडम्पशन का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे, तुम्हारी जो इनकम है ना वो कम रिकॉर्ड हो रही होगी कितने सालों में, और वो इतनी कम रिकॉर्ड हो रही होगी कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होते 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 97 पे आ जाएगी। भाई यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन मुझे जल्दी बता दो, ये 2 केसेस, ये 2 केसेस अब तक जल्दी से। ओके वेरी गुड। अब आगे देखिए, एक और केस तुम्हारे लिए। हमने कहा कि सर केस 3, या बहुत फोकस से इधर, हाँ, फेस वैल्यू 100। अब हमने ये कहा कि हमने इसको परचेस किया है 5 रुपए के डिस्काउंट पे, तो वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा अब बात सुने, ट्रस्ट ट्रांजैक्शन का रिडम्पशन पर इनकर क्यों नहीं होती? बेटा रिडम्पशन पे तो आप पैसे, सामने वाली कंपनी आपको सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ना। बात समझ आ रही है जोएब? क्लियर है? इधर देखो प्लीज फोकस के साथ। ये आ गया 95। इस 95 को मैं क्या कहता हूं? अच्छा फेयर वैल्यू। देखो डिस्काउंट क्यों मिला होगा, ये लॉजिक भी समझ लेते हैं। सामने वाली कंपनी जो मुझसे पैसे मांग रही है उसको किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाना है,
और वो इतनी हशद जरूरत है उसको पैसे की कि वो मुझे कह रही है कि भाई तुम भले मुझे 95 रुपीज दे दो, मैं तुम्हें अपनी सिक्योरिटी डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ, आपको रिटर्न किस पे मिलेगा? 100 पे। पहले क्या केस था? पहले पैसे ज्यादा मांग रहा था, रिटर्न किस पे दे रहा था? 100 पे। पहले हम मजबूर थे, अब वो मजबूर, हमने मजबूरी का फायदा उठा लिया। इधर सुनो, अच्छा भाई आप अजान कह रहे हैं कि सर अगर डिस्काउंट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और प्रीमियम तीनों, जानी सबर यार सबर, एक मिनट रुको। जितना मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें दिमाग उतना चलाना है, मेरे साथ साथ चलो, मैं सारी केसेस करवा रहा हूँ। मैंने लिखा भी था ग्रुप के ऊपर, 6 से 1 तो वीडियो बना दिए, 6 से 7 वॉइस नोट भेजे मैंने। सही है जी, सारे केसेस को यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया मैं अभी डील कर रहा हूँ, एक एक करके उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जहां कंफ्यूजन हो वहां पूछना, अभी अपना दिमाग ऐसे नहीं चलाओ कि ये हो गया तो क्या होगा, वो सारे ये हो गया तो क्या होगा करवा रहा हूँ आज। बहुत सुकून से समझो इस बात को। पहले बताओ, पहले 2 केसेस क्लियर हैं, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। फिर मैं जब सारे केसेस समझा दूंगा, फिर एक एक करके जलील करूंगा, बोलूंगा ये तो बताओ अकाउंटिंग कैसे होगी। सही है, तो वो दलालत के लिए भी तैयार हो जाना। अभी फिलहाल इसको समझते हैं। मैंने कहा भाई इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होगी, दैट इज 95। अच्छा अब आगे सुने, फिर मैंने कहा कि मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की 2 की, ये कितना आ गया? 97। अब जो मैं बातें कहूंगा वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होंगी क्योंकि सारी चीजें मिक्स करवा रहा हूं, तो बहुत फोकस होकर सुनिएगा ये बात। अच्छा जी, आप क्या ये मानते हैं कि अगर आपने, आज एक बच्चे का सवाल था उसी को एड्रेस कर रहा हूं मैं, अगर आज आपने पैसे कम पे किए हैं और आपको मिलेंगे वापस ज्यादा, ये बात नहीं समझ आई सर? यहां पे मैं लिख रहा हूं पैसे कम पे किए, कितने पे किए? इस सिक्योरिटी के लिए तो 95 पे किए ना, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी को जा रहा है। नहीं आ रही बात समझिए, थर्ड पार्टी को जा रहा है ना। मैंने पैसे कितने पे किए हैं? 95। चले आप यूं कह लें 97 पे किए हैं। अच्छा जब मैं 95 पे कर रहा हूं तो इसकी रिडेम्पशन मैं अज्यूम कर रहा हूं पार वैल्यू पे होगी कितने पे? 100 पे। अब आपको लॉजिक देने लगा हूं उसकी, ताकि आप क्रिस्टल क्लियर होकर कनेक्ट हो जाए इससे, मार्केट के डायनामिक्स से। क्या मैं कह सकता हूं 95 आज दिए वापस मुझे 100 मिलेंगे, तो ये 5 मेरी इनकम, ये 5 मेरी इनकम। कैसे इनकम? 95 दे के आखिर में 100 लेके जा रहे हो, तो ये क्या है? अच्छा अब मैं बताऊं आपको, आपकी 2 इनकम हो गई, एक वो जो कूपन देगा और एक दूसरा रिडेम्पशन इनकम। वापस सुने बिल्कुल, अभी इसको एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने कहा एक इनकम तो वो है जो 10% का सूद मिलेगा, ये कौन सी इनकम हो गई? एक इनकम जो 10% का सूद मिलेगा 100 पे। आगे सुने, मैं कह रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं आपको दूसरी इनकम। दूसरी इनकम कैसे पता लग रही है सर? क्योंकि आज आप पैसे दे रहे हैं कम और आखिर में मिलेंगे, इसको यूं कह सकते हैं, वी आर पेइंग लेस एंड रिडीमिंग एट फेस वैल्यू। यानी पे कर रहे हैं डिस्काउंट पे, रिडीम करेंगे फेस वैल्यू पे। तो क्या ये 5 का मेरा फायदा है? अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका जो IRR होगा क्या कूपन की इक्वल होगा या ज्यादा होगा? क्योंकि अब आपको IFRS 9 ये कह रहा है कि अब आप जो ये 5 रुपए की इनकम आपको मिली है ना, इस 5 रुपए की इनकम को भी आप किसके जरिए रिकॉर्ड करें? कितने सालों में? तो अब मैं क्या आपसे कह सकता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल रिड्यूस होने के बजाय इंक्रीज होगी। कैसे? क्योंकि 5 रुपए की अब, अच्छा अब एक बार इसने क्या बात कही है, क्या अब हर साल 5 रुपए की अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होगा या अमोर्टाइजेशन इनकम? वेरी गुड यार, अब 5 रुपए की अमोर्टाइजेशन इनकम होगी, तो लॉजिकली चलते हैं ना। पहले बताओ ये बात समझ आई? ये वो केस है कि जब आप पैसे पे कर रहे हैं कम और आपको आखिर में मिलेंगे ज्यादा। यहां तक क्लियर है? चलिए जी, यानी सर हम कह सकते हैं कि ये 5 रुपए की जो एडिशनल इनकम है ये भी रिकॉर्ड होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसके जरिए? IRR के जरिए। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में, ये तो एडिशनल इनकम है ना, पर ये तो मेरी एडिशनल कॉस्ट है, पर इनकम एक्सपेंस पे भारी है।
तो फिर भी IRR 10% होगा या इससे ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। IRR ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई अगर मैं 97 भी दूं तब भी मैं 3 रुपए की एडिशनल बचत कर रहा हूं। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ये 3 रुपए की एडिशनल बचत इन एडिशन टू दैट 10% है? 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशन कितना मिलेगा? 3%। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ मेरे IRR के अंदर, बहुत सुकून से एक बात बताना, ये जो बात बोल रहा हूँ उसमें कंफ्यूजन तो हाथ के कोई शर्म की बात नहीं है, सुनो। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे IRR में इस केस में 3 चीजें होंगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपकी लॉजिक साउंड रहे। एक, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये क्या हुई हुई होगी? तीसरा यही होगा। अच्छा, मेरा IRR और कूपन, कोई ऐसा केस बताओ जब इक्वल हो। जब कोई प्रीमियम डिस्काउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो। वापस सुने, मेरा IRR कूपन कब इक्वल होगा? जब कोई प्रीमियम डिस्काउंट और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तब मेरा IRR किसकी इक्वल होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर इज एक्चुअली इक्वल टू माय एक्चुअल रिटर्न। रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर इक्वल होगा किसके? एक्चुअल रिटर्न के। वो कब होगा? जब कोई प्रीमियम डिस्काउंट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो। इस केस में अल्लाह की कसम है, तुम्हें सच बताओ कि इस केस में मेरा IRR मेरे कूपन से ज्यादा होगा कम होगा? तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो? क्योंकि सर 10% तो मैं कमाऊंगा, उस 10% को कम करने के लिए 2 रुपए था, पर उससे कहीं गुना इनकम मेरी ज्यादा है, तो मेरी ओवरऑल इनकम। अच्छा, क्या मैं यूं कह सकता हूं, हमने जो एनालिसिस सीखे थे, मेरी नॉर्मल इनकम कह सकता हूं 100 का 10% फॉर 3 साल कितना हो गया? 30। अच्छा, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 2। अच्छा, डिस्काउंट कितना? ये डिस्काउंट इनकम है ना 5, तो आपको कितने मिले नेट? तो क्या अगर मैं 10% कमाऊं तो कितने लेके जाऊंगा? 30। क्या मैं 30 लेके जा रहा हूं इससे ज्यादा? तो मेरा IRR जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। समझाने की बात यह है कि ये जो नेट इनकम है और कॉस्ट है वो किसके जरिए रिकॉर्ड हो रही होगी? IRR के जरिए, क्योंकि IRR के अंदर सारी चीजें एम्बेड होती हैं। बात क्लियर है? चलिए जी, अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट लेने लगा हूँ, आपसे मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। पहले राइट बोल ले यार, नजर नहीं आ रही लोग पीछे वाले, छुप के बैठे में गेम किया हुआ है। हाँ, ये चीज थोड़ा सा ये भी, हाँ अब आया ना मजा इधर। अब फोकस, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही है? ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं? अच्छा जी, सीजे, मेरा भाई सीजे इधर, मुझे एक बात बता जानी, रिडेम्पशन होगी प्रीमियम पे, बहुत कोई शर्माने वाली बात नहीं, हम सीख रहे हैं, सवाल भी करने हैं, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे खेल रहा हूँ। रिडेम्पशन होगी प्रीमियम पे, पहले इसका मतलब बताओ जानी जल्दी। रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या है? रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या है? बिल्कुल सही बताओ जानी, 1 मिनट। रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या है? वेरी रॉन्ग, 1 मिनट सुनो, वेरी रॉन्ग इधर। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये FAR2 ना नाइट में बन जाएगा तुम्हारा, अगर इतनी डिटेलिंग में नहीं पड़ा। मेरे लिए पता है क्या था, मैं अकाउंटिंग करा के निकल जाता, सिर्फ अकाउंटिंग होती। मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया हर क्यों का जवाब है। जानी तुम बताओ जी, आप बताओ। आप क्या ये सही कह रहे हैं कि सर जितने पैसे दिए हैं उससे, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर 100 दिए हैं तो 105 मिलेंगे, 100 दिए तो 100। अब आगे एक बात बताओ, अगर 100 दिए और 105 पे रिडम्पशन है, बता दो मजा आ जाएगा, तुम ही बताओगे। क्या ये 5 रुपए की इनकम है? इनकम है। अच्छा, ये इनकम पहले दिन पे रिकॉर्ड करूं ओवर द पीरियड, किसके जरिए होगी? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं वेरी गुड यार, अब बिल्कुल परफेक्टली लाइन पे आ गए, सुनो अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मेरा कूपन रेट 10% है,
तो क्या मेरा IRR भी इस केस में 10% होगा या ज्यादा? अच्छा, इससे ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट कम पे होगी, उसको ग्रो होना ऊपर, तो वो ग्रो होते 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 105 पे आएगी, तो उसको ग्रो करवाने के लिए इनकम क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो आप सबने कहा कि इस केस में मैं यहाँ पे जानबूझ के ये टेस्ट ले रहा हूं ताकि अगर ऐसा सवाल है कि इस चीज का IRR पे क्या इम्पैक्ट है आप बताएं, तो वो भी हल हो रहा है यहाँ पे। ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो आज तक पूछी नहीं है एग्जामिनर ने। इधर सेकंड चांस आ जाओ। अच्छा, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट पे जाने से पहले पहले मुझे ये बताएगा कोई, बल्कि आप बताओ कि ये जो रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, इसको डे 1 पे अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड तो करूंगा ना? ऑनलाइन वाले बता सकते हो, डे 1 पे इंक्लूड तो करूंगा ना? डे 1 पे अच्छा मुस्तफा कह रहा है माइनस फ्रॉम फेयर वैल्यू। अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं करूंगा। डे 1 पे सिर्फ वो चीज अकाउंट फॉर होती है जो डे 1 पे दी और ली जा रही है। ये इनकम कब मिलेगी? तो ये रिकॉर्ड भी कितने सालों में होगी? 3 सालों में। तो सर डे 1 पे इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। अल्लाह की कसम यार, ये याद रखना। आगे सुनो, सभी सवाल भी करते हैं इसके, बहुत सारे हमारे पास हैं। एक और चीज, फिर मैंने कहा रिडेम्पशन एट डिस्काउंट है, इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि सर जितने पैसे आज दिए हैं आगे पैसे उससे कम मिलेंगे। अच्छा, इन कंपैरिजन टू फेयर वैल्यू और फेस वैल्यू। भाई ये कह रहे हैं फेस वैल्यू, सही कह रहे हैं। अच्छा, इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू, वेरी गुड। इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू, ये बात समझ आ गई। अब मुझे एक बात बता दे शहीद के रिडेम्पशन जब डिस्काउंट के ऊपर हो रही है तो इस डिस्काउंट को क्या डे 1 की अकाउंटिंग में लेके आऊंगा? इसको डे 1 की अकाउंटिंग में नहीं लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी फेस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी शामिल होगा। उल्टा आपको उसको अमोर्टाइज करना है कितने सालों में? तो ये जो आपका नुकसान है ये IRR के अंदर नेट हुआ हुआ होगा। तो इससे मेरा IRR क्या हो जाएगा? भाई ये बात समझ आ गई? सारे केसेस को डिस्कस कर रहा हूं मैं ताकि एक लाइन पे आ जाओ सब। इतने में इन दोनों में कोई मसला है तो आप क्या पूछो? ये दोनों क्लियर है? चलिए जी आगे। फिर मैंने कहा प्रीमियम पेड ऑन मोदी वाला ये बता दे कि जब मैंने प्रीमियम पे किया है एक्विजिशन के ऊपर, क्या इसको डे 1 पे अकाउंट फॉर करूंगा? रीजन दो सबको। वेरी गुड। कह रहा है कि सर हमने 100 रुपए की एक चीज है, मैं 105 दे दूं तो 5 रुपए में एडिशनली ऐड करके उसको दूंगा ना? हाँ या नहीं? ये फ्यूचर की बात नहीं है, आज की बात है। तो जो आज की बात है तो उसको क्या अपनी वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करूंगा? यस सर, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ, इसको जब मैंने ऐड किया तो कैपिटलाइज किया है? कैपिटलाइज किया है, तो ये एक्सपेंस आउट कैसे होगा? तो इसकी वजह से IRR क्या होगा? कम हो जाएगा। चलें जी, अब हमने कहा डिस्काउंट ऑन एक्विजिशन, यानी मुझे सामने वाला बंदा क्या कह रहा है? एक मिनट से बताने दो। फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलेगा मतलब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हम उसको डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो मजबूर है, वो हमें डिस्काउंट दे रहे। यानी वो कह रहा है 100 रुपए की चीज मुझसे खरीद लो 95 में, तो 5 रुपए की मेरी क्या हो गई? इनकम। अब मुझे एक बात बताएं, आज मैंने उसको 95 दिए, तो क्या इसको आज 5 रुपए को इनकॉर्पोरेट तो करूं ना? क्योंकि डे 1 की अकाउंटिंग है यार, तो डे 1 में मैं इस डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा, मेरी आ जाएगी फेयर वैल्यू कितने की? 95 की। अब मुझे बताओ, मैं दे आज 95 ग्राम, मुझे आखिर में मिलेंगे 100, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी इनकम है? पर इसकी वजह से क्या इनकम को आज ही रिकॉर्ड कर लूं या IRR में इंक्लूड कर दूं? IRR में इंक्लूड करने की वही लॉजिक है कि इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट कितने सालों का है? 3 सालों का। तो रिकॉर्ड भी होना चाहिए 3 सालों में। कौन से रेट के जरिए?
IRR के जरिए। तो सर आपने ये कहा कि इसकी वजह से ओवरऑल समरी क्या है, जो डे 1 पे प्रीमियम और डिस्काउंट होता है उसको हम डे 1 पे अकाउंट फॉर करते हैं, और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम या डिस्काउंट होता है उसको हम डे 1 पे अकाउंट फॉर, वो ओवर द पीरियड खुद ही अकाउंट फॉर होता है। पहले बताओ क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई रटने वाली चीज तो नहीं है। लॉजिकल बात है कि देखो, जितना आपका फायदा होगा उतना आपका आईआरआर, जितना आपका नुकसान होगा उतना आपका आईआरआर कम होगा। सारी लॉजिक्स क्लियर हो गई? पक्की बात है राफे? ऑल टुगेदर सब सही? जानी पीछे क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जल्दी जल्दी से। हमें सिर्फ आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए, हमें सिर्फ जो अकाउंटिंग करनी है प्रीमियम और डिस्काउंट की, मेरी तसल्ली के लिए मुझे बताओ, हमें जो अकाउंटिंग करनी है प्रीमियम और डिस्काउंट की, वो कौन से प्रीमियम और डिस्काउंट की करनी है, डे 1 वाले या आखिर वाले? तो आखिर वाले कैसे होंगे? तो आईआरआर, अच्छा अब एक और चीज बता रहा हूँ, आईआरआर के जरिए ऐसे होंगे कि डिस्काउंट होगा तो वो कम होती रहेगी, प्रीमियम होगा तो सोली डिपेंड्स अपॉन आईआरआर। बात क्लियर है? चलिए जी, अब ये तो सारे मैंने, ये तो पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, अभी प्लीज सुकून से खाली इसको समझने के बाद हम एक इसका सवाल करते हैं। आ जाए। अच्छा बुक कल आ जाएगी? यहाँ आज ही कॉल आई थी मुझे, बुक कल आ जाएगी, शाम तक यहाँ अवेलेबल होगी। अच्छा इल्मा कह रही है सर प्रीमियम और डिस्काउंट कभी एक साथ नहीं हो सकते। इल्मा मुझे एक बात बताओ, एक दिन में जा रहा हूँ उसके पास, उसी दिन वो बोल रहा है इतने पे प्रीमियम इतने पे डिस्काउंट, मैं बोलूंगा एक बात करना, या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट। अच्छा ऐसा देखो, सुनो यार जानी, सुनो सब सुनो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो इल्मा ने ये पूछा कि एक ही वक्त पे प्रीमियम और डिस्काउंट हो सकता, नहीं हो सकता। अबे एक ही वक्त पे उसी दिन कैसे होगा यार? या तो मैं 100 रुपए से महंगा खरीदूंगा या 100 रुपए से सस्ता खरीदूंगा, या तो प्रीमियम होगा। आपका सवाल ही होना चाहिए था, इधर सुनो सब, आपका सवाल ही होना चाहिए था, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज खरीदूं सस्ता और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, और खरीदूं सस्ता रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो? तो आपने जो अकाउंट फॉर करना है डे 1 पे, सिर्फ वो करना है जो डे 1 वाला है, बाकी सब कैसे अकाउंट फॉर होगा? आईआरआर के जरिए। सिंपल रखो भाई, एक दिन कैसे हो सकता है? अच्छा जी आगे सर, यस और नो में आंसर कर दें। एक्विजिशन पे जो डिस्काउंट होता है सर, वो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, क्योंकि वो फेस वैल्यू में होता है। क्या हम ना सही कह रही है कि सर एक्विजिशन पे जो डिस्काउंट मुझे मिलता है, क्या मैं उसको अकाउंट फॉर करता हूँ? वापस से यार मेरे साथ जल्दी से सुनो, वापस अल्लाह की कसम सुनो, सिर्फ इस पे खेलते हैं आज, सुनो। क्या मैं ये कह सकता हूँ, जानिए इधर सुनना है, फोकस। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक्विजिशन पे जो मुझे डिस्काउंट मिलता है मैं उसको अकाउंट फॉर करता हूँ? और हम ना कह रही है सर वो इसलिए अकाउंट फॉर करते हैं हम क्योंकि वो फेस वैल्यू के अंदर शामिल होता है, जबकि हमें उतने पैसे पे, हम उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। पहले डे 1 पे माइनस करते हैं, फिर माइनस करके इनकम बुक कर लेते हैं या आईआरआर के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो इनकम कितने सालों में बुक हो जाए। और दूसरा केस, जो डे 1 पे मैं प्रीमियम पे करूंगा, क्या वो मेरी फेस वैल्यू में होता है? नहीं होता, क्योंकि मुझसे वो पैसे एडिशनल ले रहा होता है, तो मैं उसके अंदर प्रीमियम क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ताकि मेरी फेयर वैल्यू ज्यादा हो जाए। पर क्या इसको जो मैंने ऐड किया है, क्या डे 1 पे एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ या आईआरआर को कम कर रहा हूँ, ताकि ये एक्सपेंस आउट हो जाए कितने सालों में, 3 सालों में। बात समझ आ गई? क्लियर है? पक्का? ओके जी आगे। अब एक सवाल देख लेते हैं इसका। ये देख के करना, ये ट्रिकी है, यहाँ अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये रहा जी,
मोहम्मद हमजा, जब हमें डिस्काउंट मिलता है ना वो हमारी इनकम होती है, तो हम ऐड कर देते हैं इनकम की कैलकुलेशन करते वक्त। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते वक्त तो मैं उसको लेस कर देता हूँ ना। ये है जरा ट्रिकी, तो उसको जरा देख के करना। यील्ड मतलब रिटर्न, प्रोवाइडिंग अ यील्ड ऑफ रिटर्न। ये हाँ भाई, ये 25% क्या बता रहा है इसमें, क्या ही है? जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा, मैंने अभी बताया, लिखवाया प्रीमियम। इसमें आपको कैसे पता नहीं है? मैं आपको बताऊं, इस सवाल में प्रीमियम है। रिडम्पशन एट प्रीमियम नहीं है, डे वन पे भी प्रीमियम है। मैंने घुमाया इस सवाल में। इधर देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, नशे में। इधर देखो, तुम्हें कैसे पता प्रीमियम है? मतलब जनवरी की फेयर वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू 120, तो 100 रुपए अगर फेस वैल्यू है और फेयर वैल्यू 120 चल रही है, तो 20 रुपए क्या है? प्रीमियम है। अब ऐसा सवाल भी नहीं आया एग्जाम में, तो हमने थोड़ा सा घुमाया, तो वहां से तो खाली लिखा हुआ मिल जाएगा प्रीमियम पे परचेज किया है। तो देखें जरा इसको। मैं फिर बता दूं, डिटेल सवाल तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 2019 में ही आया है, सीए फाइनल का टॉपिक है ये। वहां पे जाता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारे लिए टेलर मेड सवाल बनाए हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली देखो। अच्छा, इसमें जो हर साल फेयर वैल्यू दी हुई है ना, उसको इस्तेमाल नहीं कर लेना, क्योंकि आपका मॉडल फेयर वैल्यू नहीं है, अमोर्टाइज कॉस्ट है। ये भी मैंने इसमें एक चीज रखी थी, हर साल रीवैल्यू नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल ना कि हमने सीखा है, अभी तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर हैं। और नीचे लिख के भी दिया है कि कंपनी की इंटेंशन क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है उसको।
हमने 120 कर लिया। रिडक्शन में जो प्रीमियम है ना, अब टेक्निकली मैंने 120 दिए और वापस मुझे कितने मिलेंगे? 110 मिलेंगे। चलो मैंने क्या कहा, प्रीमियम और डिस्काउंट किससे कंपेयर करते हैं? फेस वैल्यू। आज मैंने उसको 120 दिए, मुझे आगे में कितने मिलेंगे? 110। अभी भी मैं 10 का नुकसान कर रहा हूं, तो मेरा जो आईआरआर है वो क्या होगा? समझा? आखिर में आपके पास जो बचेगा ना, 10,000 इंटू 110 बचना चाहिए। यही है। इंटरेस्ट इनकम के अंदर वो ऑलरेडी नेट हुई हुई है, इंटरेस्ट इनकम आएगी बस। आज भेज देता हूँ सारी। आज भी कोई आएगा? अच्छा, ये सवाल आप करें, खाली एक एनालिसिस देख ले मेरे साथ बच्चों। इधर इस सवाल में क्या आप मुझे ये बता सकते हैं फेस वैल्यू कितनी है? 100 है ना? प्लीज इधर सारे काम बंद, इधर देखो प्लीज यार, प्लीज फोकस इधर, 1 मिनट के लिए देखो इधर, ताकि ये अटेम्प्ट तो खुद करोगे ना। इधर देखो, मैंने कहा कि सर 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, आपने प्रीमियम कितना किया? प्रीमियम पेड कितने का? 20 का। आपकी जेब से एक सिक्योरिटी के लिए 120 गए। क्या मैं ये कह सकता हूं आपने इसके लिए, इसके ऊपर 2.4 आ गया, ये इसके ऊपर अगर सिंपल आप 2% लगाएं, यही आता है। ये कितना आ गया? 122 पॉइंट। या प्लीज इधर फोकस के साथ देख लो, इधर देख लो, मुझे एक चीज समझानी है इसके अंदर, खुदा के वास्ते इधर देखो सब। इधर यार देखो, इसमें कंफ्यूजन है तो हाथ क्या पूछना, क्योंकि वो गेम्स है कि फिर से रट्टा लगेगा बंदा। समझो इसको सुकून से। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरी जेब से एडिशनल लगे? हाँ या नहीं? फोकस होके तो देखो, क्योंकि मैंने, अच्छा एक बच्चा तुम में से सोचा होगा सर रिडम्पशन पे भी तो प्रीमियम मिल रहा है, उसको देख रहे। पहले किसकी पंचायत कर रहे हैं? डे वन की पंचायत कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आता हूं, पर पहले यहाँ पे फोकस करो। मैंने कहा अभी मैं डे 1 की बातें कर रहा हूँ। डे 1 पे तुम्हें पता है कि तुमने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, जो कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मुझे कभी वापस, तो ये एडिशनल कॉस्ट हो गई। फिर मैंने एक और चीज कही, क्या ये भी मेरी एडिशनल? अब मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, प्लीज मुझे बताओ, इन दोनों की वजह से मेरी एक्चुअल इनकम कम हो जाएगी। इन दोनों की वजह से मेरी एक्चुअल इनकम कम हो जाएगी। बट मैं आपको यहां पे एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि आखिर में इस एडिशनल कॉस्ट की जो लग रही है मेरी जेब से, उसकी कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाएगी। ये कहानी बता रहा हूं ताकि समझ आए। वापस सुनो, मैंने कहा आज डे 1 पे क्या मेरी जेब से 20 रुपए जा रहे हैं? ये एडिशनल जा रहे हैं, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मुझे वापस। तो मैंने कहा ये 20 रुपए मेरा एडिशनल एक्सपेंस है, जो मेरी इनकम को, तो मेरा आईआरआर भी इससे क्या होगा? कम होगा। मैंने कहा दूसरी चीज, डे 1 पे ये जो 2.4 पे किया है, ये भी मेरा एक एडिशनल एक्सपेंस है, जिसकी वजह से मेरी इनकम कम होगी, तो मेरा आईआरआर भी कम हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं यहां पे चुप हो जाऊं, तो यहां पे मेरी जेब से कितने एडिशनल खर्चे हैं? 2, एक प्रीमियम और दूसरा, पर इस एडिशनल खर्चे को सामने वाला इशूअर 10 रुपए की मद में कंपनसेट कर रहा है। वो क्या कह रहा है आपको? रिडम्पशन किस पे होगी? भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ आ रही है कि वो कह रहा है रिडम्पशन किस पे होगी? प्रीमियम पे कैसे पता 10 रुपए का रिडम्पशन है?
फेस वैल्यू के मुकाबले में तो 100 रुपए की फेस वैल्यू है, प्रीमियम अगर 10 रुपए है तो रिडम्पशन किस पे होगी, 110 पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे आईआरआर के अंदर यहां पे लिख रहा हूं मैं इंपैक्ट इन आईआरआर प्रीमियम पेड, तुम बताओगे मुझे प्रीमियम पेड मेरे आईआरआर में ऐड हुआ होगा लेस होगा? क्या सोच के बताओ जल्दी से, तो फोकस। प्रीमियम पेड मेरे आईआरआर के अंदर लेस हुआ होगा, ऐड हुआ होगा? लेस हुआ होगा, क्योंकि वो इनकम को कम कर रहा होगा। वेरी गुड यार, हमने इस पे नेगेटिव साइन प्लेस किया। मुझे बताओ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे आईआरआर के अंदर ऐड हुई भी होगी, लेस हुई भी होगी? लेस हुई भी होगी। मैंने कहा प्रीमियम रिसीव्ड, इसको यूं लिखते हैं वरना तुम लोग लहू बन जाओगे, प्रीमियम टू बी रिसीव्ड ऐड हुआ होगा, इससे मेरा आईआरआर। पर अगर ओवरऑल देखूं, प्लीज फोकस करना है, अगर ओवरऑल देखूं तो 20 एडिशनल गए, 2.4 एडिशनल गए और 10 आए, 12 पॉइंट नेट बेसिस पे कमी हो रहा है ना इनकम। तो तुम्हारा आईआरआर एक्चुअल के मुकाबले में, कूपन के मुकाबले में कम होना चाहिए, ज्यादा? सवाल में क्या है, इसी को तो अकाउंट फॉर कर दो। तो क्या मैं कह सकता हूं जानी कि 12.4 की अकाउंटिंग 3 सालों में होनी है, 4 साल है, 4 इयर्स में होनी है। पहले बताओ, अब अल्लाह की कसम ये बात समझ आई कि ये वो नेट अमाउंट है जिसकी अकाउंटिंग कितने सालों में होनी है? 4 सालों में। ये वो एडिशनल की अकाउंटिंग है, कूपन अपनी जगह है, सही है। इधर अब इसको सॉल्व करें, हो गया सॉल्व? अच्छा सर, हमने ये कहा फेस वैल्यू 100 इंटू 10,000 1 मिलियन। आपने कहा कि सर आपने प्रीमियम पे किया 20 रुपए पर बॉन्ड या डिबेंचर, कितना आ गया? ये आ गया 1.2 मिलियन, ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसके बाद हमने ये कहा कि सर हमारे पास, और ये कितने परसेंट है? 2% है। ये कितना आ गया? 24,000 रुपये ये आ गया। पहले बताओ यहां तक कितने लोगों ने सही किया था? वेरी गुड यार। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है? इनिशियल जी। कैपिटलाइजेशन और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब सेम है, सही है। इधर अच्छा भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी ये आ गई, हमने इसकी एंट्री बना दी होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश। अच्छा आप जल्दी से मेरी याद दिलाने के लिए मुझे एक बात बताओ, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसी कितनी चीजें हैं जो 3 सालों में या 4 सालों में एक्सपेंस आउट होंगी? एक ये और एक ये, पर इसमें एक ऐसी चीज नहीं है जो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो 10,000 रुपए, जो कि कितने सालों में रिकॉर्ड होंगे? वो आईआरआर के अंदर शामिल होंगे। क्या मैं कह सकता हूं आईआरआर इस तरीके से डिजाइन हुआ होगा कि जो इन दोनों को एक्सपेंस आउट कर रहा होगा और 10,000 की इनकम को रिकॉर्ड कर रहा होगा? वापस सुने, इधर फोकस के साथ वापस से। क्या मैं कह सकता हूं आईआरआर इस तरीके से डिजाइन हुआ होगा, सबने इधर फोकस करना है, आईआरआर इस तरीके से डिजाइन हुआ होगा जो इस 2 लाख रुपीस को और 24,000 रुपए को एक्सपेंस आउट करेगा और 1 लाख रुपए की इनकम को रिकॉर्ड करेगा। 1 लाख रुपए की कौन सी इनकम? प्रीमियम। और आईआरआर के अंदर कूपन वाली इनकम तो होगी, आईआरआर के अंदर कूपन वाली इनकम होगी। यहां पे मैं आपके लिए सिर्फ टोटल बेसिस पे एनालिसिस करूं ताकि मैच हो सके। इधर
मुझे आप क्या ये बता सकते हैं कि आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है? मैंने कहा 1 मिलियन पे 25% है। 25% फॉर 4 ईयर्स कितना? 1 मिलियन आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा मैंने इसके कमाने के लिए प्रीमियम पे किया था कितना? मैंने एक और चीज पे की थी, कितने की? और हमने यहां पे कहा प्रीमियम टू बी रिसीव्ड। ये कितना आ गया? 8। क्या बच्चों में ये कह सकता हूं, सुनो इधर, क्या बच्चों में कह सकता हूं कि मेरे आईआरआर के अंदर 876 की इनकम छुपी हुई होगी? क्या प्लीज इधर जानी, प्लीज इधर, क्या मैं कह सकता हूं मेरे आईआरआर के अंदर 876 की इनकम छुपी हुई होगी, जो इस इनकम को रिकॉर्ड कर रही होगी, इसको एक्सपेंस कर रही होगी और इसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रही होगी? यानी 2 इनकम रिकॉर्ड हो रही होगी और 2 एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर है? चलें जी आगे। अब मैंने ये कहा कि सर ओपनिंग मेरे पास आ गया 1224000। पहला साल कौन सा था भाई? 2020 आ गया जी। अच्छा, हमने कहा कि भाई हम इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे आईआरआर के जरिए, कितनी आई? 22। शुएब आखिरी बात तू बता दे यार, ये 226395 के अंदर, प्लीज इधर सुनो, तुम बताओ 226395 के अंदर क्या इसमें से कुछ इनकम है? सोच के जवाब दियो, ऑनलाइन मतलब तुम बता सकते हो। ये 1 मिलियन है, इसका कुछ पोर्शन है। कैसे कुछ पोर्शन है? वेरी गुड, ये 1 मिलियन इसमें से 1 साल का इसके अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा। तो सर ये तो एक, अगर 4 साल का ये, तो 1 साल का 2.5 लाख होना चाहिए ना? अच्छा, यानी क्या शुएब, देखो ये सही पिक कर गया है। सुनो इधर, शुएब ये कह रहा है कि सर ये जो 1 मिलियन है ना, ये 4 सालों का है, इसमें से 1 साल का कितना है? 2.5 लाख। क्या शुएब सही कह रहे हैं कि 2.5 लाख की इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए, जबकि रिकॉर्ड हो रही है 226395? क्योंकि शुएब ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें से फिर एक्सपेंसेस भी तो रिकॉर्ड करें। उसमें पहला एक्सपेंस किसका है? प्रीमियम पेड का। तो सर ये भी तो 2 लाख आ रहा है, इसका भी कुछ पोर्शन है, यानी 1 साल का। तो सर ये भी तो 24,000 आ रहा है, तो सर ये भी तो 1 लाख आ रहा है, इसका भी कुछ पोर्शन, यानी इन सब का कुछ ना कुछ पोर्शन नेट हो गई ये बुक हो रहा है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? चलें जी आगे। फिर मुझे एक बात बताएं, कैश कितना? 2.5 लाख। क्लोजिंग 1200395। सही आ गया 1200395। अच्छा, पहले इसकी एक एंट्री बना दें। कैश हो गया डेबिट 2.5 लाख से, इंटरेस्ट इनकम हो गई 2263, और सर हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट 23605। अच्छा भैया, हम आ गए 2021 में, प्लीज इस पे इनकम बताएं कितनी? 02, ये आ गया 2.5 लाख रुपए, और क्लोजिंग 112424, ये आ गया सर 11724। इस पे आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की 855, ये 2.5 लाख रुपए आ गया 39279, 113927।
अच्छा भैया आ गया 2023, इस पे इंटरेस्ट इनकम 210724, ये कितना? सर क्या उसने ये कहा था कि रिडम्पशन 1 मिलियन पे नहीं 10 रुपए ज्यादा पे होगी, तो 1 यानी 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूँ रिडम्पशन 1 लाख से ज्यादा पे हो रही है? अच्छा हमारी टोटल इनकम कितनी आ रही है? 870। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस 876,000 में, प्लीज सुनना, इस 876,000 में कूपन इनकम भी है, प्रीमियम पेड का एक्सपेंस भी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस भी है, और जो आखिर में मुझे प्रीमियम मिला उसकी इनकम भी है? तो सीधा कहें सर नेट हुआ हुआ है। और वो कौन से रेट में नेट हुआ हुआ था? IRR के अंदर। कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? वेरी गुड यार। पर क्या विद लॉजिक ये क्लियर हो गया? वेरी गुड जी। इंटरेस्ट इनकम ज्यादा नहीं आनी चाहिए कैश से? तो IRR क्या ओरिजिनल से? अच्छा देखो एक सवाल आया, सुनो सबको बता देता हूं। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर क्या इंटरेस्ट इनकम मेरे कैश की फिगर से ज्यादा तो नहीं आनी चाहिए? मैं कह रहा हूं नहीं, गलत कह रहे हो, रीजन दे रहा हूं उसका। रीजन ये है कि आपकी इंटरेस्ट इनकम आपके जो कैश रिसीव्ड है उससे ज्यादा तब आएगी जब आपका IRR आपके कूपन से ज्यादा हो। इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। आपने शुरू कहां से किया है? 1224,000 से। यार बहुत फोकस होकर सुनना। आपने शुरू कहां से किया है? 1224,000 से। आपकी रिडम्पशन इससे ज्यादा पे हो रही है कम पे हो रही है? आपकी रिडम्पशन इससे ज्यादा पे हो रही है कम पे हो रही है? अच्छा अगर आपकी रिडम्पशन इससे कम पे हो रही है, टेक्निकली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करवाना। ओवरऑल आपका एक्सपेंस ही है। मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है कि आपकी जेब में आइडियली कितने जाने चाहिए थे? 1 मिलियन। इधर देखो सब, शुएब इधर, आपकी जेब में आइडियली कितने जाने चाहिए थे? क्या आपकी जेब में 1 मिलियन जा रहे हैं या 4 सालों में उससे कम? उससे कम की वजह बताऊं क्या है? एक ये आपका प्रीमियम पे करना, दूसरी क्योंकि आपको यार एक बात ये पिक करना तुम जो मैं कहने वाला हूं अभी, क्योंकि आपको जो रिडम्पशन पे प्रीमियम मिलेगा ना वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके लॉस को रिकवर कर जाए। पहले तो ये बात समझ आई जो कही, आपको रिडम्पशन पे जो प्रीमियम मिल रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपके लॉस को, तो आपका लॉस अभी भी आपकी एडिशनल इनकम से ज्यादा है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो, तभी तो इनकम आ रही है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो, बट क्या आपकी ओवरऑल इनकम एक्चुअल इनकम है या एक्चुअल इनकम से कम है? अगर मैं तुमसे ये कहूं, अब तुम बताना मुझे, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरी इनकम नीचे बॉटम लाइन पे 1 मिलियन से ज्यादा होती, तो मेरा IRR कूपन होता है, कूपन से ज्यादा होता? उस केस में मेरा कैश कम होता, मेरी इनकम क्या होती? ज्यादा होती। ये वो केस होता। बात क्लियर है? हाँ जी ऑनलाइन में तो क्लियर हो गई। हसान बातों बातों में 876,000 की लॉजिक भी दे दी मैंने। क्लियर है? ओके जी। अब एक और VIP से सवाल जिसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है अभी। ये चीज अगर आपने कर ली ना बाबू, जल्दी। आज दे दूंगा इस चैप्टर का हैंड आउट, प्रॉमिस। यार ये देख के करना ही, ये सेमी एनुअली भी नहीं आया एग्जाम में आज। आया इंशाल्लाह बंगी। ये आप सोचें कि किस तरीके से ये करना है, बिल्कुल दिमाग लगाओ अपना।
क्वेश्चन किया ना ये है कि या फिर दो भी रीडिंग कर लो या फिर है ना कंपनी के 3 या 4 शेयर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तुम्हारे होता, उसकी अकाउंटिंग है सी फाइल। हाँ भाई सॉल्व करें, ये आप सोचें भैया यही तो गेम है ना, एग्जाम में आ जाओ तो क्या करो, मैथ में सिंपल यार। चलो सोच लो, करो अपने हिसाब से भाई। देखो अगर आधा आधा या पूरा पूरा करके अगर आंसर में आंसर मैच हो गया तो मतलब सही किया है, तो यू नीड टू अटेम्प्ट इट ट्वाइस इफ पहली बार में फेल हो गए। मैं आपको 5 पेपर करवाऊंगा ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको बताओ 5 नंबर का सवाल आता है कसम से, वो क्या बोलेगा, प्रिपेयर जनरल एंट्री फॉर 1 ईयर, इन्वेस्टमेंट खरीदेगा 1 साल का, इंटरेस्ट बुक कराएगा 5 नंबर। यही आया अब तक भी, यही आया सवाल, लास्ट अटेम्प्ट में भी यही। तो अलग आएगा उसकी तो तैयारी करवा रहा हूं। चलो एक हिंट दूं इसमें, खुद कर भाई, कितने कह रहे हैं हिंट दे दूं, खुद कर रहे हैं, लानत तेरी शक्ल पे वंगी। तुझे देता हूं जी। देखो आईआरआर तो लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर क्या है वो, देखो जो सेमी एनुअल है उस पर लिखा हुआ है सेमी एनुअल, जो एनुअल है उस पर लिखा हुआ है एनुअल। गेम है ना, ऐसे थोड़ी ना बुक बनाई है। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होती है ना। मैं कह रहा हूं मुझे हिंट देने दो। चलो एक बात सुनो मेरी, खाली सब बच्चे शांति एकदम बिल्कुल, एक चीज सुनो मेरी बात सब। क्या मैं कह सकता हूं सामने वाला मुझे कह रहा है कि मैं 10% का रिटर्न दूंगा 1 साल में, पर वो जो मुझे 10% देगा ना वो आधे आधे साल में करके देगा, यानी 5% देगा 6 महीने में और 5% देगा 6 महीने में, क्योंकि इसमें लिख के दिया हुआ है Amen Limited purchase 10,000 bonds of ₹100 each carrying a return of 10% per annum, यानी ये रिटर्न 10% दिया हुआ है पूरे साल का। जल्दी से बताओ मुझे क्या दिया हुआ है पूरे साल का। आगे सुनो, एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, ये तो परचेज प्राइस है। आगे इंटरेस्ट जो पे करेगा मुझे वो कैसे पे करेगा, सेमी एनुअली, यानी क्या आप ये बात पे यकीन रखते हैं कि वो पूरे साल में 10% देगा बट आधे साल में 5% देगा। ओपनिंग के वजह तुम खाली इस रेट को सिंपल जबान में 5% कर लो बस, कूपन के लिए खत्म, सही है। हाँ भाई कूपन कितना लेंगे अमाउंट वाइज, 1 लाख नहीं लेंगे, 1 लाख रुपए साल का है, 6 महीने का कितना हो गया 50,000। नहीं आईआरआर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते भाई, आईआरआर के अंदर कंपाउंडिंग है, इसको हम नहीं कर सकते 2 से मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल सही है।
आपने तो गलती की है, तो डेसिमल के 720 कहाँ से आ गया? 5-10 रुपए का आएगा फर्क। भाई तेरा बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। अबे बंदी, आना नहीं चाहिए एग्जामिनर में भी भूल के आना, मैं दोबारा नहीं कर रही, मेरा आंसर आ गया। हाँ भाई, अलिशबा हमारी बहन का आ गया 10400000 एग्जैक्ट। बुरहान का आ गया 10400000 एग्जैक्ट आ गया जी, वेरी गुड। देखो मतलब तुमने कहीं भड़ मारा कैलकुलेशन में, वापस करो उसको, चेक करो कि कहाँ गलती है। वेरी गुड अमना। हाँ जी 1040 डन, गुड। हाँ जी, फेस वैल्यू 1 मिलियन है, और सर ये 100 इंटू 10,000, क्या कोई प्रीमियम पे किया है? आपने प्रीमियम पे किया है 2% का सर, 2 रुपीज, 20,000। हाँ सर, आपने इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, वो कितनी? और ये टोटलिटी में कितना आ गया? यही है जी। अच्छा जी, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डेबिट और कैश कर लिया क्रेडिट सर 1045,500। अच्छा भाई, इसके बाद सर हमने कहा ओपनिंग, पहला कौन सा साल है भाई ये आ गया 1045,500 आया, दिया हुआ भाई। अच्छा भाई, अब हमें इस 2018 को अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे जो मेरा IRR गिवन है, इधर इधर जानी, क्या मुझे जो मेरा IRR गिवन है, क्या वो ऑलरेडी सेमी एनुअली है? अच्छा, तो आप सिंपल एक काम ये करें कि आपको पता है कि इसके अंदर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हुई हुई है, तो 4.7268% लगाएं इसके ऊपर, 49419। अच्छा जी, अब यहाँ पे पैसे कितने आएंगे? क्लोजिंग 1044,919। सर ये क्या इस साल का क्लोजिंग है या साल के 6 महीने बाद का क्लोजिंग है? 6 महीने बाद का क्लोजिंग है सर। ये आ गया 1044,919। इसके ऊपर आप लगा दें वही IRR 4939, क्लोजिंग 44। ये सही तो है? अच्छा वो सॉरी, ये कह रहे हो, सही है भाई। अच्छा भाई, अभी इधर देख लो, इस केस में एंट्री बनाने का तरीका इधर देखो। आप पूरे साल की क्यूमुलेटिव एंट्री बनाएं, आप बताएं पूरे साल में कैश कितना आया? आपने कहा पूरे साल के अंदर इंटरेस्ट इनकम इन दोनों का सम 988, और पूरे साल में जो इन्वेस्टमेंट
अमोटाइज हुई है वो कितनी 1190, बस यही है। ओके जी। फिर हमने कहा कि सर हम आ गए 2019 पे, फिर सर जनवरी से जून के लिए ओपनिंग है हमारा 1044,310, इस पे इंटरेस्ट कितना 49, कैश आ गया 50,000 रुपए का 1043,672, और सर हमारे पास ये जुलाई से दिसंबर आ गया 1043,672, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम 49, और हमारे पास ये 50,000 आ गया क्लोजिंग 43। अच्छा, एक मतलब सवाल आया कि सर क्या एंट्री अलग अलग बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, पर आप एक साल की एंट्री बना दें तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज बताओ प्लीज यार, अगर बच्चों में 2019 की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो 2019 की बैलेंस शीट के आखिर में कितने पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी? 1043 पे या 1043,672 पे? 004 पे आ रही होगी कि वो साल का आखिर। वेरी गुड सर। अब हम आ गए 2020 पे। हमने कहा कि सर वही जनवरी से जून की कहानी 1043, इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम क्लोजिंग जानी ये आ गया 1042,305, ये आ गया सर जुलाई से, इस पे इंटरेस्ट इनकम 49,268, क्लोजिंग एक और साल है। जनवरी से जून आ गया भाई 1041,573, 49233, ये आ गया 1040,806 आ गया, और सर हमारे पास ये आ गया जुलाई से लेके दिसंबर 1040,806, इस पे इंटरेस्ट इनकम 49,197, बस यही है। ये 50,000 आ गया अल्लाह की कसम, ये आखिर में यही है। अच्छा भाई, अब ऑनेस्टली बताओ, क्या अब अमोर्टाइज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या एडिशनल इनकम एक्सपेंस किस तरीके से अमोर्टाइज होते हैं, कब किसकी अकाउंटिंग करनी, कब किसकी अकाउंटिंग नहीं करनी, ऐसा ही है। अच्छा भाई, जोएब कह रहे हैं सर ओपनिंग से कैश को लेस और इनकम को ऐड करने का क्या लॉजिक? ओपनिंग से कैश को, मैंने ओपनिंग से कैश को कब लेस किया भाई? अच्छा जोएब, ये याद जानी, ये पहले भी बता चुका हूं, इधर देखो, आप सिर्फ यूं भी कर सकते हो, इधर देखो प्लीज यार बादल जी, इधर जोएब आप सिर्फ यूं भी कर सकते हो, 1045,500 में से ये माइनस करो तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ मैथ्स है, सही है जी। कि आप इंटरेस्ट को ऐड करें, कैश को लेस करें तो नेट नेगेटिव ही बचेगा, तो वो नेगेटिव यही होगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर रहा होगा, सही है। ये लॉजिक थी इसकी प्लस माइनस की, सही है जानी? बता दे यार। अबे कौन सा बैक पैक भाई, 8 बजे तक क्लास है ना हमारी, जाओ मरे जाओ, ओके अल्लाह हाफिज भाई। कोई आएगा वो कर लेना यार, आज क्विज आएगा क्या मतलब?